हेलो, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। मेरा नाम है सुहेल तुर्की। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके परिवार में भी सब ठीक होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छी लगेगी। और आज बेसिकली इस पूरी वीडियो बनाने के पीछे ये है कि ऑलरेडी हमने काफी बार क्लास के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि भारत के अंदर जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो कुछ एक्ट्स जो है पास किए गए। हम जिन्हें इम्पोर्टेंट एक्ट्स कहते हैं, खासकर ये एक्ट जो है इंडिया के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पास किए गए। अब हिस्ट्री के अंदर में भी ये आता है और उसके बाद आप सब जानते हैं कि आपको पॉलिटी में भी पूछा जाता है। इवन पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे से दिया भी है और लक्ष्मीकांत की बुक में भी है। सो आज बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू करवाऊंगा कि हमें एग्जाम के लिए किस तरीके से अपने एक्ट्स को याद करना है और खासकर क्रॉनिकल ऑर्डर में कैसे याद करना है। ये बड़ी बात है। प्लस आपने देखा होगा जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए थे, तो उनमें भी काफी सारे क्वेश्चन जो हैं एक्ट्स के द्वारा पूछे जाते हैं। तो अब हम कैसे इन एक्ट्स को याद करें और किस तरीके से याद करें, आज उसी के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी खासी स्लाइड्स बनाई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इनको कैप्चर भी कर सकते हैं और इनको मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, यूपीएससी हिस्ट्री गुरु या ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यूपीएससी मेंटर के ग्रुप में, दोनों जगह से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए, पहली चीज तो मैंने ये लिखा है कि हमें जो एक्ट्स होंगे, हमारे जो उस समय एक्ट बनाए गए, उन एक्ट में से सम इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो रहे, अब इनमें से भी देखिएगा कि हमें इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं। अब देखिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो आए टिल इंडिपेंडेंस तक, तो सबसे पहला एक्ट जो हमारा रहा दैट इज लाइक, ये आप देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर एक और एक्ट पास कर दिया इन द ईयर ऑफ 1784। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट पास होते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और द काउंसिल एक्ट पास होते हैं। सो इवन दो इसके बाद भी और भी एक्ट्स जो हैं पास किए गए। अब हम देखिएगा क्योंकि इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो है आजादी मिल जाती है। अब मैंने इन्हीं एक्ट्स को, जितने भी एक्ट्स आपके ऊपर दिए हुए हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को दिखाने की कोशिश की है। हम एक एक एक्ट करके देखते हैं। बेसिकली जब एग्जाम में आता है तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एक एक्ट में कितनी चीजें याद रखनी है। जब हम हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो बेटा, आई रिक्वेस्ट यू, जब हिस्ट्री के लिए आप पढ़ रहे हैं तो जो चीजें मैंने लिखी हैं इतनी सफिशिएंट आपके लिए हो जाती है। लेकिन अगर आप पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डेप्थ में भी देखना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं, जब गवर्नमेंट और ब्रिटिश को लगता है कि हमें एक एक्ट पास करने की जरूरत है, देन दैट एक्ट इज नोन एज 1773। क्यों पास करना था? बेसिकली आप सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिल्कुल करप्ट हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब अंग्रेजों का भी बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो फिर अंग्रेजों को लगा कि हम लोगों को एक एक्ट पास करना चाहिए और इस एक्ट के द्वारा हम लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा। इवन दो ये जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये इंडिया के लिए कम पास किया गया। ये पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि पता चला ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत गपला करी, करप्ट हो चुकी है। आपने रॉबर्ट क्लाइव का भी सुना होगा इसी बीच में। तो आपको पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दे डिसाइडेड टू कम अप विद समथिंग न्यू कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला एक्ट था, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि अब से कंपनी की अफेयर्स जो हैं, जो कंपनी यहाँ पे चला रही है, इसके अंदर अब क्या होगा कि भाई अब कंपनी का भी कंट्रोल जो है वो अब गवर्नमेंट के पास रहेगा, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी। और दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स द सेंट्रलाइज। अब ये यूपीएससी पूछता है कि पहली बार भारत को सेंट्रलाइज कब किया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड। ये पूछा गया है, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया को पहली बार सेंट्रलाइज जो किया गया, इंडिया को पूरी तरीके से ब्रिटिश के साथ जोड़ दिया गया, वो 1773 के एक्ट में किया गया, जब पूरी तरीके से उनको सेंट्रलाइज करके कहा गया कि भाई अब आप हमारे साथ। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसी एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट की वजह से गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल फॉर ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज बने। अब वो खाली
गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं, ब्रिटिश के अंदर जितनी भी टेरिटरीज आती थी अब उन सब का क्या होगा, राजा होगा, यानी उसी के सारे अंडर आएंगे। और ये बनता है पहला पॉइंट आपका, टू हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर किस तरीके से उन्होंने सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो इस एक्ट के समय में बॉम्बे जो था, मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास दो एरिया, इनको प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट कर दिया गया टू बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ, इन सर्टन मैटर्स के साथ, कुछ मैटर के साथ ये जोड़ दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट को सेटअप कर दिया गया कोलकाता में। मेरी बात बड़े अच्छे से समझिए, सुप्रीम कोर्ट टू बी सेटअप एट कोलकाता एंड आल्सो फॉर्म कोलकाता मदरसास। अब ये बात समझिएगा, इसका मतलब है कि सर 1773 वाज द पीरियड व्हेन इंटायरली इंडिया, जो इंडिया था, भारत था, वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के अंडर चला। यस, दैट्स व्हाई 1773 एक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसमें प्री का क्वेश्चन बेटा बिल्कुल बनेगा, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि कहां से आप देखते हैं। और इसीलिए मैंने कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज मेरे पास आया था कि सर एक्ट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने शाम को ही बैठ के पूरी तरीके से मैंने इसको एक समराइज करके आप लोगों के लिए बना दिया है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर विच लाइक कुछ चीजें हमें चाहिए आपकी तरफ से, तो मैं वैसा ही करता रहता हूँ। अब देखिए, अगला हमारे पास एक एक्ट आता है जिसको हम द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उस समय पिट्स जो है हेड हुआ करते थे, उन्हीं के नाम से रखा गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में बेटा पास होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहते हैं इसको। और ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कंट्रोल आया। देखिए, कल आपको प्री के क्वेश्चन से पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा या किस एक्ट की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर किस एक्ट ने दिया था इंडिया में। तो इट वाज अ पिट्स इंडिया एक्ट, सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर। और किसके ऊपर दिया? कंपनी के जितने भी अफेयर्स हों और कंपनी का जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है और इंडिया के अंदर जितने एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आप पिट्स इंडिया एक्ट खुद देखेंगे, यानी कि आप वो पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद देखेंगे। और इट एस्टैब्लिश ए ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गवर्नर बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि सीओडी आ गया। यानी ये दो अब जो है पूरी तरीके से यहाँ पे, फिर बाद में ये भी हटा दिए जाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वाज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये इनको गाइड करेंगे, कोड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अलावा प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वेर सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ बंगाल इन ऑल मैटर ऑफ। पहले कुछ मैटर में था, पहले एक्ट में कुछ मैटर में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इधर ये कहता है कि जो मद्रास और बॉम्बे है, इन ऑल मैटर जो है वो बंगाल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन पहले एक्ट में कहता है कि नहीं नहीं, थोड़े से मैटर में डिपेंडेंट है। अब ये है की पॉइंट जो आपको यूपीएससी बीच में से पूछता है, और उस समय आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। अब ये था एक्ट 1784 का, बड़ा ही समराइज करके मैंने बताया है, एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप कर लेते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे पास सर एक और एक्ट आता है, या and that act was known as Charter Act of 1830। यहां से शुरुआत होती है चार्टर एक्ट। पहली बार अब नया नाम आ गया, चार्टर एक्ट आ रहा है। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आपने देखा होगा, काफी बार यूपीएससी पूछ चुका है। इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1830 भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को डिप्राइड किया गया, पूरी तरीके से उनसे सारी सल्तनत मान लीजिए छीन ली गई। और ये जो ट्रेड करते थे, ये सारा को, ये यूपीएससी प्री में पूछ चुका है बेटा, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। जितना भी उनका पावर वगैरह था, उनको बोला गया कि भाई आप लोग नहीं कर सकते, अब हम खुद यहाँ पे चलाएंगे। अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद सारा कुछ करेगी। लेकिन
आपको थोड़ा बहुत हम हक दे रहे हैं कि आप ट्रेड करते रहिए चाइना के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी को डिप्रोवाइड का मतलब छीन लिया गया ऑफ इट्स मोनोपोली ट्रेड विद इंडिया। हाँ, एक्सेप्ट इन इंडिया टी एंड ट्रेड इन चाइना, टी के साथ ये काम कर सकते हैं, अगर चाइना के साथ ये बिजनेस हुआ करता था। अंडर दिस एक्ट 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा एनुअली फॉर एजुकेशन एंड दिस अमाउंट पेड बाय द कंपनी। अंडर दिस एक्ट सम ऑफ 1 लाख रुपीस अर्न जो अर्न किया जाएगा मार्केट एनुअली फॉर एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन ये खर्च कभी हुआ नहीं, ये मैं बता देता हूँ आपको। एंड दिस अमाउंट पेड बाय द कंपनी, ये अमाउंट आपको कंपनी ने पे करना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पास पे नहीं करती। तभी मैं कहता हूँ कि बच्चा क्या पॉइंट पढ़ता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी देगी भाई। अच्छा, कंपनी पैसा खर्च करेगी। अब समझिए कि कंपनी, अब इधर ऐसा लग रहा है कि कंपनी वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट की लड़ाई चल रही है। ये एक्ट तो यही शो करते हैं कि पहले पहले समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में आपस में लड़ाई थी कि भाई कौन रूल करेगा और कौन नहीं करेगा। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यही दिखाता है। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में मेरी बात सुनिएगा बेटा, मैं चाहूंगा कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है प्लीज मेक ए माइंड मैप, अब माइंड मैप बना दे, क्योंकि मैंने ये बहुत ही कंसाइज करके ये एक्ट निकाले हैं और इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। अब जो जो बच्चा देखेगा प्लीज आई रिक्वेस्ट देम कि मैंने बड़ा ही एक अच्छे फॉर्म में आपको बना के, आप इसको माइंड मैप बना के, आप अच्छे से आराम से माइंड मैप बना के बैठ के इस वीडियो को देखें और माइंड मैप बना के अपना काम फिनिश करें। आज टारगेट ले लें कि हाँ आज हम ये करते हैं। अब यही याद रखिएगा कि जब आप लिख रहे हो तो पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिए कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल पूछेगा कि 1 लाख रुपया किसको खर्च करना। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद भारत के अंदर एक और एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जी हाँ, भारत के अंदर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और मोनोपोली मिल जाती है। द चार्टर एक्ट इज ब्रॉट एन एंड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है कि आप अपना पूरी बिस्तरा बांधिए और आप यहां से चली जाइए। इवन टी का व्यापार जो इनको दिया गया था वो भी इनसे छीन लिया गया, बोला आप सारा काम खुद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट करे। वो रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चोर हो चुकी थी, पैसा बहुत लूट रही थी और फायदा कुछ हो नहीं रहा था। तो अब समय आ चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को घर भेज दिया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब खुद ही सब कुछ यहाँ पे करना चाहती थी। और इस एक्ट की वजह से हम कैसे थे, दिस एक्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आप मुझे बताएंगे कि सर अभी आपने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर जो इंडिया के अंदर जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट स्टार्ट होती है वो तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ पे भी आपने लिखा है कि द एक्ट सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट मतलब करने की कोशिश की गई, लेकिन दिस एक्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हो गया। तो फर्क है, फर्क ये है कि उसमें कह रहा है कि होगा और इसमें ये था कि हो गया। इवन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मेरी बात समझिएगा, उस समय उनको नाम जो दिया जाता था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दिया जाता था, फिर तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। और गवर्नमेंट जो थी मद्रास बॉम्बे डिप्राइव्ड द लेजिस्लेटिव पावर, इनसे ये पावर छीन लिए गए। और 4th मेंबर लॉ मेंबर में ऐड कर दिया गया, गवर्नर जनरल के साथ एक और मेंबर को ऐड कर दिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1880 1833 बहुत उठ उठ के पूछता है, काफी बार 1833 के सवाल आ चुके हैं, बहुत बार। तो मार्क्स आपके हाथ में है बेटा, आराम से बैठिए, रीड इट वेरी केयरफुली। और मैंने वैसे स्पेक्ट्रम से ही निकाला है तो आपको डर नहीं है कि कुछ चीजें छूट जाएंगी या ऐसा हो जाए, बड़े आराम से मैंने लिखा है, जो अननेसेसरी चीजें वो निकाल दी। अब 1833 के बाद एक बहुत बड़े समय के बाद, 1833 के बाद अगर आप गैप देखेंगे तो एक और एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है, इस एक्ट के थ्रू एक्सटेंड कर दी गई लाइफ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनस्पेसिफिक पीरियड, यानी कहा कि जब तक रहना चाहिए तब तक रहेंगे, लेकिन अब इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना है। लॉ मेंबर वाज मेड अ फुल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और लॉ मेंबर को जो है उसको फुल मेंबर का कह दिया कि आपसे आप कंप्लीटली मेंबर बन जाएंगे गवर्नर जनरल के। पहले तो कुछ समय के लिए बनाया गया।
और रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड वाज ओपन एनुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सक्लूडिंग इंडियंस जो भी है वो भी है। यानी ये आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की शुरुआत यहाँ से हुई। याद रखिए सर, सबसे बड़ी चेंज जो भारत के अंदर आई, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया सर, वो एक्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप सब जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद अब सरकार को यह लग चुका था कि हमें अब कुछ नया करना है। जी हाँ, वो नया ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो गया। अब याद करिएगा कि ब्रिटिश जो है 1857 में बहुत नाराज हो गए थे कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ जो है ये कर दिया वो कर दिया। तो भारत को खुश रखने के लिए 1858 का एक्ट आता है। इस एक्ट के अंदर आप सब जानते हैं कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड कर दिया और यहाँ पे डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन आ चुका था। क्राउन रूल में आप समझते हैं कि आप ब्रिटिश जो है खुद रूल करेगी और ब्रिटिश रूल ही सारा चलेगा। इस एक्ट के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी एंड किया गया और सीओडी और कोड ऑफ जो आपके कंट्रोल एबॉलिश कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी एंड कर दिया गया। यहाँ पे डबल गवर्नमेंट चलने लगी और डबल गवर्नमेंट जो थी, डबल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1780 को, वो फाइनली एंड कर दी गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो बनाया गया था और वो भी खत्म कर दिया गया। पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसओएस को इंडिया के अंदर क्रिएट कर दिया और उसके साथ कुछ 15 मेंबर्स जो है ऐड कर दिए गए। गवर्नर जनरल, आज से गवर्नर जनरल नहीं कहलाया जाएगा, अब वाइसराय कहलाया जाएगा और वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का। और यहाँ पे यूनिटरी एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर वाज क्रिएटेड। अब यही 1858 का एक्ट है जो कहेगा कि भाई आपसे हम आपके रिलीजन के मैटर में भी नहीं घुसेंगे, हम आपको कुछ तंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगा था कि अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम जो है मिलके हमें ये कर रहे हैं। 1858 के एक्ट में एक और चीज भी जो थी वो ये थी कि रिलीजियस अफेयर्स और काउ स्लॉटर्स और पिग वगैरह पे जो है उन्होंने क्लियर कह दिया था कि भारत में हम लोग ऐसी गलतियां फिर से दोबारा नहीं करेंगे। अब किसी तरीके से क्योंकि 1858 का एक्ट हो चुका था, 1857 का एक रिवॉल्ट हो चुका था, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि यार कुछ ऐसा हम करें। लेकिन ये एक्ट भी कुछ खोखला साबित हुआ, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि भारत जो है वो खुश हो गया, बोलने को कुछ था। फिर इसी एक्ट के द्वारा हमें काफी समय तक उन्होंने रूल किया और फिर भारत जो है वो 1947 तक लड़ता रहा। आप देखिएगा कि आप चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, आप गवर्नमेंट इंडिया एक्ट हैं। अब जो भी एक्ट बनेगा वो गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट ही बनेगा। अगला एक्ट अगर आप देखेंगे तो अगला एक्ट बनता है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस समय लॉर्ड कैनिंग जो है वो वाइसराय थे। इन 1892 रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया कि कितने रिप्रेजेंटेटिव भारत की तरफ से होंगे। कौंसिल जो थी हैज द पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। इतना ही काम दिया गया था, ज्यादा कुछ नहीं। इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू तो इतना ही कहा गया कि हम लोग आपको मौका देते टू हैव द पावर टू डिस्कस बजट और जो है एड्रेस करेंगे कुछ सवाल जो एग्जीक्यूटिव्स के होंगे वो है। तो 1865 में भी लॉर्ड कैनिंग भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से, और दे काफी सारी चीज चेंज भी की थी, मैंने पढ़ाया भी है ऑलरेडी, मैंने क्लास भी ली है लॉर्ड कैनिंग की, लेकिन उतना कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद जो सबसे टर्निंग पॉइंट हमारी हिस्ट्री का बनता है और हिस्ट्री को बदलने के पीछे ये एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या इसको कहा जाता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। सर ये मॉर्ली मिंटो कौन थे? मॉर्ली जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, एसओएस जिसे कहा जाता है, और मिंटो जो थे वो इंडिया के वाइसराय थे। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर जो एक्ट बनाया इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहता है। बहुत बार बच्चा ये पूछ जाता है कि मॉर्ली था वाइसराय या मिंटो, तो याद रखिए मॉर्ली जो थे वो एसओएस थे और मिंटो जो थे वो इंडिया के वाइसराय थे, इसलिए इन दोनों को इकट्ठे ही बोला जाता है। फर्स्ट टाइम it introducing the first time indirect election to state legislative council। indirect इंडिया के अंदर जो है इलेक्शन हुए पहली बार। इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की सर, इन्होंने दिया था सेपरेट इलेक्ट्रो वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम। बोला कि मुसलमान जो हैं वो अलग से अपना इलेक्शन लड़ेंगे, और यही बहुत बड़ी दिक्कत थी क्योंकि यहां से शुरू होती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कि ये भारत के मुसलमानों को हिंदुओं के साथ अलग करना चाहते हैं।
और यहाँ पे रेजोल्यूशन कुड बी मूव्ड बिफोर द बजट टेक्स फाइनल फॉर्म, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो कुछ चीजें चेंज हुई, लेकिन मेजर यूपीएससी इसमें से आपको सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम के बारे में पूछता है और कहता है कि बताओ जी सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम कब आया था। उसके बाद सर, इसके बाद जो सबसे टर्निंग पॉइंट बना सर, भारत के इतिहास का सबसे चर्चित, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने भारत की आजादी को और हायर लेवल तक लिया, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, और इसको हम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं। सर सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो इस एक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? इस एक्ट में आपको डिवोल्यूशन रूल्स मिलते हैं और डायरार्की सिस्टम देखने को मिलता है। यानी अगर हम देखें ये एक्ट जो है, इसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय एसओएस और वाइसराय का नाम यही था, इसी के लिए नाम रखा गया। अब यहां देखिएगा, सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिवाइड की गई सेंटर एंड प्रोविजनल लेवल, यानी सेंटर पे क्या काम किए जाएंगे और प्रोविजनल लेवल पे क्या काम। ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक रेलवे, फाइनेंस, जितना काम होगा वो सेंटर काम करेगी, वाइल छोटे मोटे जो काम है वो प्रोविंसेस के अंदर किए जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। डायरार्की सिस्टम का मतलब ये था कि इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस, यानी कि हम सेंटर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी और स्टेट के अंदर जो है इंडिया की गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन बोलने का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस एक्ट को थोड़ा सा मैंने और इलॉबरेट भी किया है। इस एक्ट के थ्रू ये भी कहा गया, they transferred the subject were to be administered by the governor with the aid of minister responsible for the legislative council, ये चीज दी गई। रिजर्वेड सब्जेक्ट जैसे रेल हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ, फाइनेंशियल, लॉ एंड ऑर्डर वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी याद रखिएगा। इंडिया का लेजिस्लेटर बिकम है बाइकैमरलिज्म के अंदर लाया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, और कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव एक्सटेंड टू द सिख को भी दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था नाउ टू बी पेड फ्रॉम द ब्रिटिश, अब उसका पैसा जो है ब्रिटिश देगी। एन ऑफिसर ऑफ द हायर कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन लंदन, एक ऑफिसर हायर कमिश्नर बनाया गया जो भारत की बात वहां पे लंदन में करेगा। तो इस लॉ के अंदर में भी काफी सारी बदलाव तो हुए, लेकिन इससे कोई फायदा हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन याद रखिएगा यूपीएससी के लिए, देखिए जैसे रिजर्वेड सब्जेक्ट रेल, पोस्ट, टेलीग्राफ, फाइनेंस, ये वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर के अंडर है और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, याद रखिएगा ये यूपीएससी आपसे पूछता है। अब याद रखिएगा कि इसके बाद सर हमारे पास एक और एक्ट आता है, दैट एक्ट इज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज भी ये हमारे संविधान के अंदर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भारत के अंदर फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉम्प्रोमाइज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, इंडियन स्टेट, प्रिंसी स्टेट्स को लाया जाता है, और वॉलंटरी तौर पे लाया जाता है। ये कहा जाता है कि हम यहाँ पे वो फेडरेशन बनाएंगे, और उस समय कहा जाता है कि भारत के लोग खुश भी थे इस एक्ट से। डायरार्की जो है इन प्रोविंसेस वेयर रिप्लेस्ड विद प्रोविजनल ऑटोनॉमी उनको मिलेगी, यानी कि स्टेट अब खुद से डिसाइड कर पाएगी कि कुछ मुद्दे जो हैं उनको पावर दिया जाएगा। उनको ग्रांट दिया गया, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दी गई। इन मेन थ्री फोल्ड अगर डिवीजन में देखें, फेडरल प्रोविजन एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो हम आज भी पढ़ते हैं, रेसिडेंशियल पावर वेयर टू बी विद द गवर्नर जनरल, लेकिन सबसे ज्यादा पावर फिर भी गवर्नर जनरल के अंडर, यानी कि वाइसराय के अंडर रखे गए। इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया वाज एबॉलिश्ड, ये जो एसओएस है उसको एबॉलिश कर दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टो वाज एक्सटेंडेड इंक्लूड एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिस्पियंस एंड यूरोपियंस के लिए जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रो जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। फेडरल बैंक जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, फेडरल कोर्ट जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, 1935 एंड 1937 में रेस्पेक्टिवली इंडिया के अंदर आया। तो बैंक वगैरह आपको इसी एक्ट, इवन दो ये एक्ट आज भी हमारे संविधान के अंदर है, और क्योंकि ये मैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद सर फाइनली हमारे पास एक और एक्ट आता है, दैट इज नोन एज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस डिड नॉट ले डाउन एनी प्रोविंस, इससे कुछ ऐसी खास चीज थी नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ ये था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, और कॉन्स्टेंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन अपनी अपनी असेंबलीज होंगी और अपना अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी अबॉलिश एंड वर्क फॉर द टेकन ओवर बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमन होगा, और अपने अपने काम देखेंगे, और फिर तो आप सब जानते हैं कि उनका अपना सिस्टम हुआ। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
मैंने बहुत कोशिश की रैपिड फायर में कि आपकी एक्ट्स आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में बता दूं कि किस तरीके से हैं और कैसे आपको एक्ट्स याद रह सकते हैं। हिस्ट्री के लिए अगर आप इतनी चीजें भी याद रखते हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने सारा कुछ लेके इतना बनाया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसी तरीके से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से आपके लिए अलग-अलग सीरीज लेके, अलग-अलग चीजें लेके आपसे जुड़ता रहूं और मेरी कोशिश भी यही है। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी, अच्छी भी लगेगी। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज आप इसका एक माइंड मैप बनाइए और माइंड मैप को सेंड कीजिए कि हाँ सर ये है ये, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मिनिमम 2 मार्क्स तो आपको प्री के ऊपर पूछे ही पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एक्ट से निकाल के वो आपसे पूछेगा। और कोशिश कीजिए और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने सोचा है आई हैव डिसाइडेड दैट एटलीस्ट देयर शुड बी 2 वीडियोस एवरी डे ऑन द यूपीएससी हिस्ट्री गुरु रिगार्डिंग द हिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है उसको नीड है अभी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज कुछ क्लासेस कुछ चीजों से बिजी भी रहता हूँ, बट यही है कि आपका प्यार मोहब्बत बना रहे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आप मुझे जरूर डेफिनेटली ये अपना माइंड मैप सेंड करेंगे, मुझे खुशी होगी, ताकि और बच्चों को भी मैं सेंड कर पाऊँ। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखें एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। लेट्स क्रिएट ए कम्युनिटी, एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट करते हैं और इसी तरीके से कुछ नया सीखते हैं। कल फिर मिलूंगा आपसे, तब तक अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।